बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जुनैद अंसारी जहाँ पे बहुत सी स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स आपके सामने गुज़श्ता 15 साल से सहाफ़त की इस फील्ड में लेके आ रहा है। मेरी सबसे ज़्यादा खुशी की बात वो होती है जब मैं कोई सक्सेस स्टोरी, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने लेके आऊँ जो कि नौजवान नस्ल के लिए हौसले का बायस हो, नौजवान नस्ल को जिससे इंस्पिरेशन मिले। मेरे साथ मेरे मेहमान डॉक्टर सरदार अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी मेरे लिए और तमाम नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कुछ अपना तारुफ़ करवाएं, कहाँ से आपका ताल्लुक़, इब्तदाई तालीम, कुछ इस बारे में ज़रा लोगों को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग दैट टाइम। और ये मेरी ज़िंदगी का, आप यूँ कह लें निजी ज़िंदगी का ये फ़र्स्ट इंटरव्यू है और मैं इसको ऑनर समझता हूँ कि आपने मुझे टाइम भी दिया। और बेसिकली जो इंटरव्यू देने का जो मकसद है, एक आध मरतबा आपने पहले भी जिक्र किया, मुतअद्दिद बार तो मैंने अवॉइड की, मिन्नतें की, अवॉइड इसलिए की कि मैं यूजुअली, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता। आप इंट्रोवर्ट हैं। और ये देने की इंटरव्यू का मकसद भी इसके पीछे मेरा वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो नौजवान नस्ल है, जो आज के दौर में इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सहूलियात होने के बावजूद जो हमारे नौजवान हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो कश्मीर के जो नौजवान हैं और ख़ास तौर पे अपने जो हमारे एरियाज़ के हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको पता चले कि भाई ये कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन है। तो उसके लिए बेसिकली ये इंटरव्यू का मैंने कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। बहुत शुक्रिया। तो अब सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी और आज ये इंटरव्यू देने के मैं काबिल हुआ। उसके लिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का, मैं समझता हूँ वो कम है। क्योंकि इंसान जो मर्ज़ी कर ले, अगर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देना चाहें तो दुनिया की सारी ताकत आपके अगर मुखालिफ भी हो तो फिर भी आपको अल्लाह पाक जो है ना वो इज़्ज़त ही देते हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो उसके बाद ये है कि जो वालिदैन की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, और उनकी जो हक हलाल की रोज़ी और भाइयों की सपोर्ट, ये वो चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि आपकी विल पावर, आपका शौक़ और आपका अपनी मंजिल का तयन, ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपको किसी लेवल पे पहुंचाते हैं। तो मेरा जो तल्लक है वो उस तरफ आते हैं अली सोजल, एक जगह है जो कि पुंछ रावलाकोट से, अली सोजल प्रॉपर जो जगह है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक इंतहाई पसमानदा इलाका उस वक्त, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी उसके अंदर तरक्की हुई है, रोड नेटवर्क है। तो उस वक्त में ये सोचना कि जी कोई पढ़ लिख के आप बड़ा कोई मुकाम हासिल करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये किसी की सोच में भी नहीं आ सकता था। अली सोजल और ये तोली पीर के साथ ही एक एरिया है जहाँ गोड़ी मार रेस्ट हाउस है। तो मुश्किल इलाका है जी, बहुत हार्ड एरिया, और आज के दौर में तो खैर बहुत इजी एक्सेस बन गई है, पहले तो और जी बहुत ज़्यादा। तो हमारे आबो अजदाद उस वक्त जो गल्ला और खाने पीने का जो सामान था वो बताते होते थे कि वो उड़ी से लेके आते थे और बाग से लेके आते थे, और जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पुंछ शहर से लेके आते थे। तो इस तरह से आप सोचें कि उस वक्त में ये कितना हार्ड एरिया हुआ होगा। और फिर ये है कि आपके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ना हो और आपके पास कोई मंजिल का तयन ना हो, तो इसके बावजूद कोई चीज़ किसी चीज़ से आपको मिल जाए तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। लेकिन मैं बताऊं कि आज के दौर में तो जो बच्चे हैं ना, उनकी विजन है वो आपको 3 ईयर वाला, 4 ईयर वाला, उसकी विजन है, उसको 5 ईयर सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा है। हमारे वक्त में किसी को कोई पता नहीं था कि भाई ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, ये कैसे बनते हैं। एक बात बताएंगे, आपके उस दौर में कोई, जब आप अली सोजल में थे, आप इतनी आला जगह पे पहुँचे, तो कौन से कोई चेन स्कूल था वहाँ पे जहाँ से पढ़े आप, या किस तरह का स्कूल था? नहीं, वो जो स्कूल था बेसिकली वो एक आम सा स्कूल था, मैट्रिक तक होता था, जिसमें हम पत्थरों के चपोतरे बना के अपने हाथों से जो पत्थर है उनको थोड़ा सा साफ़ सूफ करके, नोकीलदार ना हो, चुभे ना, वो और मिट्टी के ऊपर रख के, और कई दफ़ा ऐसे भी होता था कि वो चपोतर क्लास किसी और जगह चली गई तो हम मट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, मिट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। और 4 घंटे रोज़ जो है वो हम एक
तवील मुसाफत तोली पीर के साथ से, चूँकि गर्मियों में हम ऊपर डोक कहते हैं हम अपनी ज़बान में, वहाँ चले जाते थे और सर्दियों में हम नीचे, और ख़ाली 4 घंटे सुबह 4 बजे हम उठते थे और रात को 7 बजे घर जाके पहुँचते थे। और ये नहीं कि आना जाना, आते हुए सुबह हम लकड़ी लेके आते थे, चूँकि हमने सर्दियों के लिए नीचे अपने गांव के अंदर अपने लिए वो सर्दियों के लिए आग जलाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करना होता था, और जाते हुए हम आटा, दाल, चीनी, चावल जो रोज़ रूटीन की चीज़ें होती ये लेके जाते थे। हमारी वालदा अकेली थी, 4-5 बहन भाई थे, और वो उनके पास भी ज़ाहिर है जितना एक टाइम हो सकता था हमें दे सकती थी। वालिद मोहतरम आप? वालिद साहब मेरे 92 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और ये सारा उस वक्त का हार्ड एरिया। और मैं बताऊं कि जो हक हलाल की रोज़ी मैंने कहा था कि वालिदैन की, तो इससे मुझे याद आया कि जब वो स्कूल बन रहा था तो बरादरी बना रही थी। उस वक्त में ये रोडें और स्कूल जो होता था ज़्यादातर बरादरी बनाती थी। जैसे आपके तो, इलाके में सुदन एजुकेशनल नहीं, ये तो रावलाकोट टाउन में तो बिल्कुल एक देहात परिफरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वो होता ये था कि रिश्ते नाते उस वक्त में असल में रिश्तों के अंदर ना खलूस बड़ा था, बरादरी काम करती थी, किसी का घर बना लिया तो शादी में बरादरी आपकी, तो बरादरी वहाँ तो ज़्यादा एक ही है, सुदन बरादरी है, बाकी हैं लेकिन वो थोड़े हैं। तो वो फैमिली मिल के स्कूल सारे मिल के ना इस तरह के जो इज्तिमाई काम होते थे ना, रोडे बनाना या स्कूल बनाना या इस तरह, तो गवर्नमेंट का उस वक्त में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो वह एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मेरे वालिद साहब अनपढ़ थे और वो माशाल्लाह सेहतमंद थे। तो जब वो स्कूल बन रहा था, जिस स्कूल से मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है, तो हमारे गांव के जो एक मेरे कज़न थे वो फौत हो गए, सिद्धार यूसुफ नाम था। तो वो बताते हैं कि जब स्कूल बढ़ने लगा तो जुमे वाले दिन अनाउंसमेंट हुई कि सारी बरादरी जो फ़लाँ दिन आएगी और वो स्कूल में उसकी दीवारें तामीर करेगी। तो कहते हैं कि सारे लोग आ गए, लेकिन हर बंदा अपना छोटा सा कोई पत्थर उठाता था कि ताकि उसको ज़्यादा, लेकिन आपके वालिद साहब, मुझे उन्होंने ये बताया कि आपके वालिद साहब सबसे वज़नी जो पत्थर होता था वो उठाते थे। तो कहते हैं कि दूसरे बंदों ने कहा कि जी, मोहम्मद अकबर नाम था मेरे वालिद का, कि आप ये इतना वज़न उठा के अपनी जान क्यों वो ख़राब कर रहे हैं, यानी खुदा न ख्वास्ता रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो मेरे वालिद के ये अल्फाज थे जो कि वो जो बंदे फौत हो गए जिन्होंने मुझे ये बताया था, कोट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि आपके वालिद ने कहा कि ये अपने दिल से और खुलूस से ही तामीर करें, यहाँ से हमारे बच्चे पढ़ के कल किसी बड़े लेवल पे पहुँचेंगे, ऑफिसर बनेंगे। तो मैं एक उस पत्थर के, अपने वालिद के उस पत्थर के लगाए हुए अमल का नतीजा हूँ। आप उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, आपके वालिद मोहतरम और उसकी तामीर में, और जो सबसे भारी पत्थर मेरे वालिद ने उठाया। ये ज़रा गौर कीजिए, हक हलाल का कोई भी काम ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। बज़ाहिर जो बहुत हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दे देते हैं, उसके पीछे बदनीयती हो उसको भी जानता है। ये खुलूस से रखा हुआ पत्थर आज अल्लाह ने कबूल किया है, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो फिर मिडिल तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद मुझे शौक़ पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास में कभी मैंने पोजीशन किसी को नहीं लेने दी। यस, हमेशा टॉपर। ये तो जो भी मेरा इंटरव्यू मेरे टीचर देखेंगे वो प्राउड फील करेंगे, मेरे क्लास वाले। बिल्कुल उस वक्त में जो है मास्टर गुलजार साहब होते थे, रशीद साहब होते थे, रज़ाक साहब फौत हो गया अल्लाह जन्नत से, वहीद शाह साहब थे बाग से, अब्बासपुर से, और एक हनीफ कमर साहब थे। तो टीचरों की इज़्ज़त का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाई पे तो कभी मार नहीं पड़ी, लेकिन एक वक्त मैं शार्ट सी बताता हूँ कि सर्दियों की छुट्टियाँ हो रही थी तो टीचर अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो जो मास्टर हनीफ कमर साहब थे, उन्होंने सर्दियों में अपना सारा जो सामान था, बिस्तर वगैरह, ये वो लेके जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्लास में जो है ना 2 बंदों को नॉमिनेट किए, एक में और एक और थे। हम थोड़े फिज़िकली हेल्दी थे और हम वहाँ से पैदल अपने कंधों पे उठा के 4, 5, 6 घंटे अली सुजल से अब्बासपुर उनके घर तक वो सामान लेके गए। और 5-7 किलो था, 30-40 किलो कम अज़ कम, 30-40 किलो कंधे पे उठा के। और हम बच्चे गालिबन हम 5वीं, 5th या 6th में हुए होंगे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने उसका जो रिवार्ड दिया, मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं बच्चों को बताता भी रहता हूँ कि ये चीज़ें हैं जो आप अगर अपने टीचर की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका फल देता है। बेशक। तो एनीवे, अच्छा, उसमें मिडिल के बाद मेरी एक सोच पैदा हुई कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। उससे पहले मेरे जहन में कोई पता नहीं था मैंने क्या करना है।
फिर मैंने कहा मैं कराची जाऊंगा। शुरू में मेरे वालिद साहब उस वक्त ज़िंदा थे, अल्लाह बख्शिश करे, उन्होंने मुखालफत की कि बच्चा छोटा है, ये कराची कहाँ जाएगा, किसके पास रहेगा। मेरा ननियाल था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं। फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप 9th में जाना, 8th में नहीं। और मुझे याद है हेडमास्टर साहब जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, उनका नाम था कोई मीरपुर या कोटली साइड के थे, मैं नाम बोल रहा हूँ इस वक्त, अकरम साहब, तो चौधरी अकरम। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे तू ते साढ़े स्कूल की रौनक से जे तू चला गया तो बोर्ड भी असी मतलब की मुँह दसांगे। मतलब उनके ये था वो एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड में पोजीशन यस एक्सपेक्ट कर रहे थे असी की मुँह दसांगे एग्जैक्टली। लेकिन फिर साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा दूर दे ढोल सोने होंगे ने। मैंने कहा सर इंशाअल्लाह मैंने उनके इस जुमले को तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव किया अल्लाह की मेहरबानी से कि ऐसी बात नहीं, आपका शौक़, आपका जज्बा और आपकी लगन और नेक नीयती और मेहनत अगर हो और अल्लाह ताला से आप मांगें तो आप दुनिया में नाकाम नहीं हो सकते, जो आप चाहते हैं मिलता है। तो जो पहली चीज़ मेरे जो डॉक्टरी मेडिकल का मुझे शौक़ पैदा हुआ वो 9th में कराची में जाने के बाद। वो कैसे? वो इसलिए कि मैं एक दफ़ा बीमार हुआ तो एक क्लिनिक से वहाँ पे मंजूर कॉलोनी में था, तो मैंने देखा वो वाइट कोट सा पहने, तो मैं उस वाइट कोट से इम्प्रेस हुआ कि ये कैसे पहन के बनते हैं और ये बनते कैसे हैं डॉक्टर, इतना ग्रेसफुल। और ये बात है 87 की, जब फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना है। ये 9वीं में था, ये 9th में था। उससे पहले मेरा बिल्कुल विजन कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये शौक़ पैदा हुआ तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। लोगों से डिस्कशन की, जो मुझसे आगे पढ़ते थे, मुख्तलिफ लोगों से, जो मेडिकल के वहाँ डॉक्टर थे उससे भी पूछा, जो मिले शौक़ से उससे पूछूं। उन्होंने कहा जी आपने एफएससी करनी है, उसमें अच्छे नंबर लेने हैं, आप मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए तो बस आप डॉक्टर बन गए। उस दौर में एंट्री टेस्ट तो नहीं होता? नहीं, ये नहीं था, डिस्ट्रिक्ट का कोटा था। लेकिन ये बिदत बाद में, हाँ, लेकिन बड़ा टफ होता था, मैं समझता हूँ बहुत टफ एनुअल एग्जाम था। तो हुआ ये फिर कि मैं कराची में जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, मेरे वहाँ जो ननियाल वाले थे उनमें जो टॉप का जो नाम है, मैं नाम ज़रूर लूँगा, सरदार मकसूद ज़मा, मेरे खालाजाद भाई भी थे। तो वह सोशली बहुत ही, उनके वालिद साहब मेरे खालू सरदार अजीज़ मान साहब। लेकिन मैं प्रेफर किया कि मैं किसी के घर नहीं रहूँगा रिश्ते नाते के, बल्कि मैं अकेला रहूँगा। तो एक छोटे से कमरे में था जिसमें एक बेड था और एक बाथरूम था, बस। किराए पे लिया आपने? नहीं, वो सपोर्ट थी, मैं समझता हूँ उन्हीं की तरफ से थी, मकसूद भाई लोगों की तरफ से थी। और उसके नीचे होटल था और मार्केट थी, बड़ा रश होता था वहाँ पे, आप पढ़ाई सुकून से नहीं करते थे। तो मैंने शोर बहुत है, मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि मैं रात को पढ़ता था, जब बिल्कुल सारे लोग सो जाते थे तो तब मैं जाके ना तो बुक खोल के पढ़ता था, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब आपको शोर शराबा नहीं होता था। और उस वक्त होटल से नाश्ता, 2 टाइम का खाना 250 महीने का बिल आता था। 87 ये 88 89 की बात है। 250 रुपये में 3 टाइम का खाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर ये हुआ कि जिस स्कूल में मैंने जुनैद साहब एडमिशन लिया उसकी महीने की फ़ीस थी 6 रुपये। 6 रुपये? गवर्नमेंट का स्कूल था, कोई बहुत ऐसा नहीं था जिसने मुझे ग्रूम किया हो कि आप गए इंस्टीट्यूशन और पैदल जाना आना। तो फिर मुझे शुरू में वहाँ सिंधी में पढ़ने में मुश्किल हुई, चूँकि वहाँ सिंधी थी। तो इससे भी एक छोटी मिसाल है कि पहले दिन मैंने ना जो सिंधी का टेस्ट था, तो मैंने क्या किया कि डेस्क में आगे वो एक रख ली, हारी, एक पोइम थी, हारी कहते हैं सिंधी में किसान को। तो उन्होंने टेस्ट लिया तो मुझे नहीं आती थी सिंधी ज़हर अहमद, तो मैंने देख के नकल करके लिख ली, ज़िंदगी में पहली और आखिरी। तो जब दूसरे दिन टेस्ट देखें वो नकल के लिए कहते हैं ना अकल चाहिए, तो जब उन्होंने देखा कि यार गलती है ही नहीं हर चीज़ में, तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है। मैंने कहा जी मेरा रोल नंबर है। उन्होंने कहा खड़े हो जाएं। खड़ा हो गया मैं, अब मेरी टांगें कांप रही थी, ज़िंदगी में कभी गलत काम भी नहीं किया और नकल तो की ही नहीं। कहने लगे बोर्ड पे लिखें। अब बोर्ड में मैं कैसे लिखूं, पसीने से जो हालत मेरी थी जुनैद साहब। बट मैंने इस पॉइंट को मैं आगे बताता हूँ। वो दिन आया, मैं कमरे में रोना शुरू कर दिया, मैंने दिन का खाना नहीं खाया। मेरे साथ नीचे एक स्टोर थी अजीरे के, हनीफ साहब अल्लाह बख्शिश करे, वो भी फोत हो गए। तो वो उन्होंने जब देखा मुझे कि यार आज पूरे दिन से अपसेट है, और वो कहने लगे क्या मसला है। मैंने कहा जी मुझे सिंधी नहीं आती। तो वो स्कूल में उन्होंने कहा मसला हल करते हैं आपका, अल्लाह सबब बनाता है। साथ वाले कमरे में फ्लैट थे, वहाँ एक सिंधी टीचर रहते थे, वो गवर्नमेंट टीचर थे। इन्होंने कहा जी उसको कि ये बच्चा है तो इसको ज़रा सिंधी सिखा दें। उन्होंने कहा कल आप आ जाएँ, एक कायदा ले आएँ, उसमें सिंधी लिखी होगी। सिंधी बड़े उसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो डिफरेंट हैं, उसके नुक्ते हैं ऊपर नीचे, हमारे काफ़ी बहुत मुख्तलिफ हैं।
मैंने वो शुरू की, 1 हफ़्ता लगा जुनैद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मैं वहाँ शर्मिंदगी महसूस की ना, उसका मैंने ये नतीजा लिया कि 1 हफ़्ते के अंदर मैंने सिंधी की अलफ बे और उसको समझ लिया माशाअल्लाह। अब नेक्स्ट जब टेस्ट ने कहा जी कि ये टेस्ट होगा फ़लाँ तारीख को, उसी टीचर ने, सर मेयरली नाम था उनका, तो मैं उस दिन खुश होकर ना जाके अब मैंने लिखना शुरू किया और सबसे पहले लिख के मैंने ज़ोर से टेस्ट पे ना अपना वो रख के, तो मैंने कहा आज टेस्ट लेना ज़रा देखते हैं। तो मैं दुआ कर रहा था कि आज ये फिर मुझसे बोर्ड पे लिखवाएं। अब जब वो टेस्ट वगैरह मैंने दे दिया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा किया। उन्होंने कहा भाई खड़े हो जाओ कश्मीरी, वो मुझे कश्मीरी कहते थे। आज फिर नकल किया। मैंने कहा सर मैंने नकल नहीं की, मैंने आंखों में आंखें डाल के लौट ली। एक तरह से मेरा लहजा सख्त था, जो कि मुझे अब फील होता है कि मुझे ऐसे नहीं करना है। मैंने कहा सर मैंने नकल नहीं की। कहने लगे कैसे नहीं की, ऊपर आओ। मैंने कहा मैं तो चाह ये रहा था। जब लिखना शुरू किया, आखिरी लाइन पे पहुंचा तो जुनैद अंसारी साहब, पूरी क्लास खड़ी हो गई, क्लैपिंग कर रहे थे और मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। और फिर मैंने कराची बोर्ड से स्कॉलरशिप ली, मैट्रिक में कराची बोर्ड से डिस्टिंक्शन, यस स्कॉलरशिप, मिलियंस के हिसाब से बच्चे एग्जाम जहाँ, और आप एक गवर्नमेंट स्कूल में 6 रुपये महीने की फ़ीस दे के, और जो बाकी सिनेरियो भी बताया कि मैं कहाँ रह रहा था, बावजूद इसके कि मेरा रिश्ता न था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेहत ईमान दे के मुझे कहते थे, बट कुदरती अल्लाह ने ज़हन में डाली हुई थी कि किसी से हेल्प नहीं लेनी, खुददारी को मेंटेन रखना है। फिर किस मेडिकल कॉलेज में आप? अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने एफएससी जब की ना, तो मेरा पहली मरतबा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 8वां, उस वक्त 7 सीटें थी, 8वां नंबर आया, मैं 1 नंबर से रह गया। जब मैं रह गया तो आप यकीन जाने कि मेरे लिए 4-6 महीने ना यूँ समझ लें कि वो मुश्किल तरीन वक्त था, मगर मैंने हिम्मत नहीं है। मैंने कहा मैं 1 साल रिपीट करूँगा। 1 साल मैंने बैठ के कमरे में रिपीट किया, इम्प्रूव किया, और टोटल जो है ना मैंने कोई 35 मार्क्स इंक्रीज़ किए नेक्स्ट ईयर। 2 सालों का इकट्ठा एग्जाम होता था उस वक्त? बिल्कुल। और ये 92 की बात है? ये 90 की बात। 90 में आपने एफएससी इम्प्रूव की और 35 नंबरों का जंप लगाया। सिर्फ मतलब 35 और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि जब लिस्ट बनी मेरिट की मेडिकल कॉलेज, फिर मैं रह गया। जब मैं रह गया तो मैंने कहा मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और भाई उस वक्त सपोर्ट करते थे, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। तो मुश्किल से फिर हालात हो गए थे थोड़ा फाइनेंशली, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अच्छा। ज़ूलॉजी में, BSc में। लेकिन मेरे जहन में यकीन इतना पुख्ता था जुनैद अंसारी साहब कि मैं जब नमाज़ पढ़ता था, लेटता था, कभी मैं कहता या अल्लाह, आप तो कहते हैं कि भाई आप मेहनत करके मेरे ऊपर करें, और आप तो इंसाफ, ये दुनिया तो है नहीं है, ईमान रखें, ईमान रखा हुआ था। और मैंने सारी अपनी तरफ से, मैंने अपनी सारा वक्त जो है पढ़ाई को दिया। मैंने कोई खेल कूद नहीं की, मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया, मैंने फिल्में नहीं देखी, ड्रामे नहीं देखे, मैंने अपना कोई शौक़ पाला ही नहीं है सिवाय पढ़ाई के। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी ज़ात जो है ना वो इंसाफ ना करे? मैं अल्लाह से सवाल करता था, रहम ना करें। ये इंसाफ एक भी कह सकते हैं कि आपने अपना काम किया। उलमाए कराम बताते हैं अल्लाह पाक से हमेशा रहम मांगे, इंसाफ अगर मांगने पे आएंगे जी बिल्कुल, तो आपके नंबर कटने का अंदेशा है। अल्लाह से रहम मांगे। लेकिन वो जो मैं इंसाफ बेसिकली इस सेंस में कि अल्लाह का ये है कि जो चीज़ आप नेक नीयती खुलूस से करेंगे ना, आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। मैं उसको इस सेंस में पॉजिटिव सेंस। अब हुआ ये कि एक दिन जो है ना वो अल्लाह ने खुशखबरी मुझे सुना दी। मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और मेरा भाई और एक कज़न जो है ना वहाँ पहुँचे। तो जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा तो मैं डर गया कि कोई बुरी खबर होगी। इतने दूर आए, कराची यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, बहुत कराची में बिल्कुल एंड। वो कहाँ से आए? और 1.5-2 घंटा वहाँ से ट्रैवलिंग कर। और जब मैं यहाँ से पिंडी नहीं कराची से, मैं कह रहा हूँ यहाँ से पिंडी, हाँ एग्जैक्टली बहुत दूर थी। तो जब मैं सलाम फेरा और मैं कपा रहा था कि कोई बुरी खबर है, इतने दूर ये आए, चूँकि उम्र तो वहाँ से डिस्टेंस भी बड़ा था। तो जब उन्होंने नमाज़ ख़त्म की और वो मुझे मिलने लगे तो उनकी आंखें और फेशियल जो एक्सप्रेशन था ना, वो देख के मुझे हौसला हो गया कि नहीं बुरी खबर नहीं है कुछ। और वो भी रो रहे थे, वो भी और रो रहे थे और मुझे कहने लगे मुबारक हो, आपकी सीट आ गई, आप डॉक्टर बन। अल्लाह। तो वो एक ज़िंदगी में ये कोई 92 की आपकी। फिर मेरी जो नॉमिनेशन हुई वो बोलान मेडिकल कॉलेज, ये कोयटा में हुई। और ये उस वक्त फ्लड आ गया था, वो भी बड़ी लंबी स्टोरी है कि वो जो लेटर है ना मेरे पास आते आते जब तक मिलता मुझे, रोज़ में वो जो पोस्टमैन था उसके घर में चक्कर लगाना आया या नहीं आया। और जिस दिन मुझे मिला
तो वो पूरी रात लेके उठ के बार बार मैं देखता था कि कहीं कोई गुम तो नहीं हो गया, कहीं फट तो नहीं गया ये लेटर। और इस दौरान वो फ्लड आ गया। ये आलम शौक का देखा ना जाए। जी जी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो चीज़ है उसको किस तरह बंदा रात को उठ के चलें, फास्ट फॉरवर्ड करते अच्छा हैं। वो हुआ ये कि फिर वो लेटर खैर लेके तो मुजफ्फराबाद जाना था, फ्लड आया हुआ था रास्ते में, पुल सारे जो थे उस वक्त में बड़ा फ्लड आया था, 92 में आया था। हाँ, और ये अर्जे का ब्रिज था, ये टूट गया। 92 में बहुत बड़ा फ्लड आया था मंगला डैम में, और जितने पुल थे आज़ाद कश्मीर के, दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों पुल और पुलियाँ वो सब टूट गए थे। एग्जैक्ट। फिर ये खैर बहुत लंबी स्टोरी है कि वहाँ से फिर मुजफ्फराबाद कैसे पहुँचा, वो भी बहुत, चूँकि उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। फिर वहाँ जाके वो अपना नॉमिनेशन ली, ओरिजिनल ली, और उसके बाद जाके फिर हर सफ़र शुरू हुआ, कोटा चले गए। शुरू में मुश्किल थी चूँकि उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ, इंग्लिश के अंदर बुक्स इतनी मेडिकल के देख के 3-4 महीने तो बिल्कुल भी बुखार और वो हालत के ये पढ़ेंगे कैसे, लेकिन अल्लाह ने किया, फिर हिम्मत नहीं आ रही, चूँकि मैंने कहा कि यहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया तो आगे भी होगा। फिर करते करते सारे प्रोफेशनल में अल्लाह पाक फर्स्ट डिवीजन दी, सारे जो था कोई फेल नहीं हुए फर्स्ट डिवीजन में, कोई किसी भी सप्ली नहीं आई, कोई अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में सारे प्राप्त होते रहे। वहाँ पे भी लोग आपको कश्मीरी कह के पुकारते थे? वहाँ भी करते थे, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कहते थे कि टॉप में प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स में ही आता था। मतलब कोयटा में मैं इस तनाज़ुर में पूछ रहा हूँ कि मैंने सुना है कि पूरा पाकिस्तान ये फूलों का गुलदस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी कहीं पे भी जाएं, कोई भी पाकिस्तानी कश्मीरी सुन के इज्जत देता है। जी थोड़ा बहुत लोकल था, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी दोस्त यार जो थे उन्होंने हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी बड़ी की, हार्ड टाइम भी बड़ा देखा, फिर आगे चले, और फिर वहाँ से जब फारूक हुए, फिर क्या और फिर मैंने जब आया तो ज़रा हाउस जॉब करने के बाद आपके ऊपर नहीं, फिर मैंने रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल और RGH में, और डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है राजा बाजार, यहाँ पे कौन थे टीचर? तो बड़े मशहूर प्रोफेसर जो है वो आसिफ जफर साहब थे, प्रोफेसर इदरीस साहब थे, और एक और प्रोफेसर हनीफ साहब थे, जाफरी साहब थे, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में कौन था? मेडिसिन में हनीफ साहब थे, जाफरी साहब थे, बिग नेम। हाँ, और सर्जरी में ये जो थे ना आसिफ जफर साहब और इदरीस साहब, तो जादू कर रहे हैं, सर्जरी के जादू इनके साथ उस वक्त में ये सर्जरी और मेडिसिन की जो औजाब की कम्बिनेशन थी ना, ये कमाल की होती थी। जिसने ये की होती थी ना, कहते थे कि वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। तो कितने घंटे जॉब होती थी? वो तो पूछे ही ना, अच्छे कपड़े सर्जरी में शायद ही मैंने पहने हो, और किसी दिन अगर 4 घंटे नींद हो जाए तो हम कहते थे या अल्लाह शुक्र आज, पूरा सोने ही नहीं देता था कोई। 36 घंटे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस दिन हम क्या 4 घंटे सो जाएं तो शायद हमारे उस साल में सोचते थे कि आज हमें रेस्ट मिल गया। हाउस जॉब जब कर ली तो समझ आ गई डॉक्टरी थोड़ी सी? जी काफ़ी हद तक पाँव जो थे ना ज़मीन पे आ गए। अफसरी जब बेसिकली हाउस जॉब जो है ना अफसरी होती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि अभी तो बढ़िया एक लंबा जो है ना वो टाइम है। क्या हुआ जी? अब तो जी वो मिसाइल काफ़ी सारे थे, फाइनेंशियल मिसाइल थे, भाई आप सपोर्ट करते थे जी उस वक्त तक, लेकिन फिर जॉब वगैरह काफ़ी सारे लोग। नाम आपके जी इसमें ग्रामी क्या था उनका भाई का? जी भाई मेरे सारे तीनों भाई बड़े हैं, बड़े भाई रहीम साहब हैं, उन्होंने जो सपोर्ट उस वक्त में ये की कि भाई आप स्कूल पढ़ें। बचपन में काफ़ी उम्र में मुझे छोड़ा गया था, वो भेड़ बकरियां मेरी वालदा ने रखी हुई थी, तो वो आए कहीं से कोयटा होते थे, तो उन्होंने कहा ये किस काम में लगाया हुआ बच्चों को, इनको उसमें स्कूल में डालें। तो फिर खैर वो अल्लाह ने किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले बड़े भाई, उसके बाद फिर रफ़ीक भाई हैं, उन्होंने ये सऊदी अरब जॉब करते थे, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। फिर अब्दुल अमीन नाम है मुझसे बड़े, और ये अब्दुल अमीन का भी बड़ा एक मज़े की बात है कि मुझे जब मेडिकल कॉलेज में हुआ तो काफ़ी हालात थे, और मेरे रिश्ते नाते जो थे उसमें मैं नाम ज़रूर लूँगा, आप भी ज़ाहिर पूछते रहते हैं, कहते हुए रहते हैं, जो कि अभी बाद में मेरे फादर इन लॉ हैं, और रिश्ते में भी मेरे मामू थे हाजी याकूब साहब, सरदार याकूब खान साहब, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे पहले आप वज़ीर सेहत बने। वज़ीर सेहत के बाद अल्लाह पाक के करम से आप वज़ीर आज़म बने आउट ऑफ द ब्लू। ये जो 4 हुकूमतें, 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए थे। 2006 की असम्बली थी, सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, जनाब सरदार याकूब खान साहब, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, और दोबारा सरदार अतीक ख़ान साहब। और इस पे भी सफ़र हाजी साहब का, सरदार याकूब साहब का ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने दोबारा करम किया उनके ऊपर। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी 2011 में, चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म बने तो सरदार याकूब साहब सदर बन गए। ऐसा यूनिक किस्म का कम्बिनेशन आपको नहीं दिखाई देता। ये है बीच में जिक्र आ गया, वो आपके फादर इन लॉ। जी बहुत बात की बात है, यानी हमारा ये जो रिश्ता था
और रिश्ते नाते मेरा बिलीव है कि अल्लाह की तरफ से लिखे होते हैं, आसमानों पे जोड़े आसमानों में। हम हर शादी कार्ड पे लिखते हैं कि जी जोड़े जो है ना, लेकिन हमारा यकीन नहीं है। रिश्ते नाते के अंदर इस तरह का तनाव हर फैमिली में आते रहते हैं, मेरे साथ भी वो था, उसमें जिक्र है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिश्ते नाते हैं ना, ये अल्लाह ने लिखे होते हैं और जहाँ लिखा होता है वहीं पे होता है। अच्छा, हुआ ये मज़े की बात जो मैं बताना चाह रहा था, बाय द वे मैं सरदार याकूब साहब को कभी मैंने ख़ुद से कोई तारीफ़ नहीं करी, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा अपना नाम खुद पैदा करे, और मेरे लिए ये अनर है, मैं हमेशा इसको अनर समझता हूँ, मैं अपने बुज़ुर्ग को अनर समझता हूँ। और मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने लोग हल्का अल्फाज समझते हैं कि कभी कोई मैंने सारा किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिया, नहीं। और मेरा यकीन है कि अगर आप अपने पाँव पे खड़ा हूँ, खुददार हूँ, तो आपका जो लेवल है रिश्ते नाते में रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा होती है और आपको इज़्ज़त की निगाह से हर जगह देखा जाता है। यहाँ पे गालिबन अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, फूल के बारे में कह रहे हैं, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई ज़ेबे गलू कर ले। ये बात कह रहे हैं कि शान खुददारी के साथ जिए आप। तो वो चूँकि उनका भी माशाल्लाह बहुत ही सेल्फ मेड और बहुत हार्डवर्क की एक उनकी अपनी लाइफ स्टोरी है। तो बेसिकली मैं उनका जो यह पॉइंट बताना चाह रहा था कि जब ये मेडिकल कॉलेज में मैं चला गया तो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, सबको पता था रिश्ते नाते में, तो मुझे बुला के वो उस वक्त हमारा गैप था काफ़ी, मिलना जुलना इतना नहीं था और ये रिश्ते की बात तो गैम ख्याल में भी नहीं थी। तो मुझे कहने लगा कि भाई आप अपना सपोर्ट हम करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी मुझे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चूँकि रिक्रूटिंग का काम करते थे, मैंने कहा मेरा बड़ा भाई है, वो कहता है जी आपको पढ़ने का शौक़ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई मज़दूरी करूँ, बाहर अंदर जाऊँ, तो आपको सपोर्ट करूँ, तो आप उसको भेज दें। तो उन्होंने उस वक्त जो है ना मेरे बड़े भाई को सऊदी अरब भेजा और वो थ्रू आउट वो भी सपोर्ट करते रहे। और अल्लाह के करने के जिस दिन मेडिकल कॉलेज में 5 साल पूरे करके मैं आया, उसी दिन उनकी जॉब भी ख़त्म हो गई। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, वही भाई जिनको उन्होंने भेजा था, जिस भाई को भेजा, जिनकी नीयत थी कि इनको सपोर्ट करें, अपने भाई की मेडिकल एजुकेशन को सपोर्ट करें, उसी दिन नौकरी खत्म होगी जिस दिन इनकी डिग्री पूरी होगी। वहाँ से कंपनी ने उनको कहा जी कि ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं मेरे दोस्तों, बच्चों, भाइयों, गौर से सुनो। तो खैर अल्लाह ने किया कि ये जो सारी चीज़ें, फिर मैंने औजाव के बाद जब चूँकि हालात तो वाक़ई ऐसे थे कि मैंने कहा जी अब मैं स्पेशलाइजेशन पे जाता हूँ, तो चूँकि पहले भी भाइयों के ऊपर आगे पीछे, तो मुझे खुद कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जुनैद अंसारी साहब पिंडी इस्लामाबाद में 3 साल 24 आवर जॉब किया, 3 शिफ्ट में। सोते कब? मैं बताता हूँ, मॉर्निंग में मैं गोलड़ा मोड़, वहाँ पे ज़ियारत के साथ एक क्लिनिक था, जाना है वहाँ पे, क्वैक था बेसिकली, वो मुझे बैठने के पैसे देता था, बाकी काम वो खुद ही करता था जैसे हमारे मुल्क में है। अच्छा। तो वारान उस वक्त एक सर्विस बसों की चलती थी, हमीद गुल साहब की बेटी है उस्मा गुल, मेरी अच्छी उनसे न्याज़मंदी है, अक्सर इंटरव्यू आपने देखे मैंने कर रखे हैं। वो उसके ऊपर उसमें थोड़े कपड़े ख़राब नहीं होते थे, बड़ी बसें थे, खड़े होके चले जाते थे। तो इवनिंग में सादकाबाद में एक कुलसूम नर्सिंग होम था, मैं जानता हूँ, वहाँ करता था। नाइट किडनी सेंटर मोरगा में कर्नल अहमद मुख्तार साहब, और वो जो सोने वाली बात है, वो ट्रांसप्लांट रात को उस पर मेरी ड्यूटी थी, तो हम 2 थे, तो हम 4-4 घंटे उसमें सोते थे, आपस में हमने एडजस्टमेंट की थी। 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे डॉक्टर साहब सोते थे और बाकी 20 घंटे काम करते थे। बच्चों, नौजवानों, ज़रा गौर से सुनो, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो मरीख की या कहीं किसी और सियारे की है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के रावलाकोट, शहीदों और गाजियों की सरजमीन, वहाँ से करीबी एक नवाही इलाके अली सोजल के नौजवान की कहानी है। जी बताएं सर। तो फिर उस दौरान ही कुछ मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि शादी के जो एक्सपेंसेस थे, मैं नहीं चाह रहा था कि बाकी फैमिली भाइयों के ऊपर कोई, चूँकि पोजीशन में नहीं थे हम, तो उसी से अर्निंग करके, यस, उसी से कर करा के मैनेज करके अल्लाह ने किया। और फिर उसके बाद मैंने पहली जो जॉब थी वो उस जॉब में के बाद हमारी इस प्रोसेस के बाद पहली अपॉइंटमेंट डाक जो थी मेरी पलंदरी में हुई। 1 साल पलंदरी में रहे, जहाँ मेरी और आपकी मुलाकात। जी जी बिल्कुल, पहली मुलाकात थी। आप बाजी जी दोनों वहाँ पे जॉब, दोनों हमारी जॉब हुई और वहाँ पे बहुत हार्ड एरिया था उस वक्त में। ये 2003 की बात है, 2003 की बात है, और 2-300 की OPD होती थी। और फिर उसके बाद फिर पलंदरी में वहाँ पे हॉस्पिटल छोटा सा था, ठीक है, अकोमोडेशंस भी बड़े लेवल, अकोमोडेशन के हालात बहुत ख़राब,
और मैंने हैरान होकर इन दोनों से पूछा कि ए अजीम लोगों, यहाँ आप क्यों हो, आप इतने बड़े आपके बुज़ुर्ग हैं, आप चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये मुस्करा दिए दोनों। इनका लोग अपने लोगों की खिदमत करनी है ना इनकी। जी, उसमें बिल्कुल उसमें मेरे फादर अल्लाह जो थे सरदार याकूब साहब, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, और लोग उनसे अक्सर पूछते थे कि आपने अपने बच्चों को इतना हार्ड एरिया में किया हुआ है, तो उनका एक अपनी विजन है, अपनी एक सोच होती है। तो वो कहते थे कि मैं इनको टफ लाइफ के अंदर चाहता हूँ कि ये मुश्किलात भी देखें। तो मैं उनको अक्सर कहता था कि मुझे तो ज़िंदगी में अल्लाह ने इतनी मुश्किलात दिखाएं, आप अपनी बेटी को तो इसमें ना डालें। मैंने तो वैसे भी बहुत मुश्किलात देखी है। तो सफ़र ही वो 40 किलो सामान उठा के वहाँ 5वीं क्लास में रोज़ाना 4 किलो जाना स्कूल, 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, ज़िंदगी। तो मैंने कहा मेरी तो सारी ज़िंदगी एक कठिन लाइफ गुजरी है। तो आप बेटे वो कहते थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस कामयाबी में और जो आज अल्लाह ने मुझे दी है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ, उसके साथ मेरी लाइफ पार्टनर का, मेरी वाइफ का, चूँकि वो बहुत कुछ छोड़ के मेरे पास आई थी। बाजी ने आपका साथ दिया, बहुत साथ दिया, और वो कंप्रोमाइज़ किया, और इसी का अल्लाह ताला ने उसको सिला भी दिया है कि अल्लाह ताला ने आज दुनिया जान के नियामत दी है, वो इसी सब्र का है। और अल्लाह ताला जो है रिवार्ड देते हैं। और मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारे घरों के अंदर जो कामयाबी का राज है ना, वो कंप्रोमाइज़ है। शादी में कामयाबी का जो राज है ना, वो कंप्रोमाइज़ है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि एक जो लड़की है, वो एक खाते पीते घराने से, और एक सेल्फ मेड बंदा, जो कि मैंने उस वक्त वो उस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक थे। रिक्रूटमेंट के कारोबार में वो 40,000 मेरे सामने क्लेम कर चुके हैं, 40 से 50,000 लोगों को वो मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और दुनिया के न जाने कितने ममालिक में लेके गए। ही वॉज अ बिलियनर। तो उसके बावजूद उन्होंने मुश्किल हालात बाजी ने आपके साथ, भाभी ने गुजारे, वो किए, और वो उसी का रिवार्ड अल्लाह पाक ने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी रिश्ता ना था तो आपको पता है, ये अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि ये तो कोई जहन में था भी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई कुछ अर्सा यूके में रहा हूँ 2004 में। उस वक्त एक लिंक था जो कि मीरपुर और ब्रैडफोर्ड जो था, इस दो हॉस्पिटल्स के दरमियान डेवलप हुआ था। या तो उसमें लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने शायद, या उस वक्त में अंदर काफ़ी सारे डॉक्टर्स जी ट्रेनिंग के लिए भेजा था। एग्जैक्टली, तो उस चैनल पे मैं गया था, लेकिन वहाँ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया सारी चीज़ें, मैंने फिर वहाँ फ़ैसला किया कि नहीं, मैं वापस जाऊँगा अपनी ट्रेनिंग जो 4 महीने के लिए आया हूँ। तो फिर मैंने आके तो फैसला किया कि मुझे रेडियोलॉजी करनी चाहिए। ये आपने माइंड में वहीं से बना के आया था करके। यस, फिर तो बेसिकली माइंड में इस तरह था कि मैंने जब RGS में था तो मैंने MRCP की ट्रेनिंग भी की थी वहाँ, तो तैयारी करके गया था। और 2004 में मैंने एग्ज़ाम दिया यूके में, तो मैं रह गया था वहाँ भी इसी तरह। तो फिर मैंने सोचा कि ये फाइनेंशियली इसमें बड़ा इम्पैक्ट है, बार बार आना जाना, और मैं अफोर्ड नहीं करता, तो बेहतर ये है कि मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए। फिर मैं आया, फिर मैं शेख जायद में रेडियोलॉजी में अप्लाई किया, लाहौर में 3 महीने वहाँ रहा। वो मेरे लिए, लाहौर हमारा थोड़ा मुश्किल था आना जाना। वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करके तो PIMS पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की। टीचर कौन थे आपके वहाँ? तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हमारे, आपको पता है, बेशुमार होते हैं, फैकल्टी होती है। प्रोफेसर शाजिया फारूकी, वो थी, बड़ा एक नाम था, बिग नेम था। और डॉक्टर शैला थी, मेरी सुपरवाइज़र थी। और बाकी भी कोलीग थे वहाँ, डॉक्टर नासिर थे, डॉक्टर मुजाहिद थे। ED कौन थे PIMS? उस वक्त फजले हादी होते थे। अल्लाह, फजले हादी जो थे ना, बिग मैन फजले हादी। तो मैंने वहाँ रेडियोलॉजी की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2009 में मेरा स्पेशलाइजेशन का जो है वो कैडर चेंज हो गया। It took you 4 years there? 4 year। तो फिर मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट 2009 में प्रॉपरली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कंसल्टेंट के तौर पर। डिग्री जो आपने की थी MSc? नहीं, MCPS। MCPS। ये आपका फिर कैडर इम्प्रूव हुआ? जी, इम्प्रूव हुआ कैडर में 2009 में। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये मेडिकल कॉलेजेस जो थे हमारे यहाँ, मीरपुर प्राइवेट था मुहिद्दीन वाला, इसके अंदर भी एज ए फैकल्टी में इंडक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हमारा कंसल्टेंट, जी असिस्टेंट प्रोफेसर।
और फिर 2004 में हमारे जो था बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज, ये मजीद साहब जी जी, और इनके दौर में हुआ मिलकर 3 कॉलेज जी बनाए जी। थे। तो फिर हमारी जो फैकल्टी थी वो टोटली इसके साथ एफिलिएशन हो गई। आप भी इसमें आ गए? जी जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रमोशंस के बाद अभी मैं ग्रेड 20 में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ, क्योंकि कुछ रूल्स की वजह से, अदरवाइज तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर है। तो कितना होना चाहिए? नहीं, उसके अंदर कुछ और क्वालिफिकेशन भी थी, वो आप इम्प्रूव तो वो चूँकि उसके लिए बेसिकली ज़रा एक वक्त होता है। ग्रेड 20 में जी, मैं इस वक्त मैक्सिमम जो ग्रेड है हेल्थ डिपार्टमेंट में उसमें हूँ। अब मेरे सवाल हैं, ये तो होगी आपकी स्टोरी। जी जी। ये आपकी सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसा बच्चा जो रोज़ाना सुबह 4 बजे उठ के 4 मील सफ़र करके उस स्कूल में जाता है, जिस स्कूल को तामीर करने में गांव के तमाम लोगों ने और उनके अपने वालिद मोहतरम ने पत्थर उठा उठा के उस स्कूल को तामीर किया था। फिर 4 घंटे वापस 7 बजे घर पहुंच के मेहनत करनी, खुददारी के साथ जीना, यूं हाथ नहीं किया कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा। 3 भाई दर्जा दर्जा सब ने सपोर्ट की और अब ये यहाँ तक पहुँचे। ये अपने उस नेक वालिद साहब के लिए सदका जारियाँ हैं जिन्होंने पत्थर उठा के वो स्कूल बनाया था। अल्लाह ताला आपकी औलाद को भी नेक सदका जारिया बनाए उनके लिए। अब नई नस्ल आजकल मैं देखता हूँ, अब मेरे फास्ट फायर राउंड हम क्लोज करेंगे प्रोग्राम को। नई नस्ल मैं डॉक्टर साहब देखता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बेटा आपने ज़िंदगी में आसाइशें देखी हैं, आपको पता ही नहीं ज़िंदगी क्या है। ये नई नस्ल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखें जी, मेरा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि जितनी सहूलतें हैं ना, ये बंदे को निकम्मा कर देती हैं, ये सुस्त और काल कर देती हैं। और ये मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि जितनी आपके पास सहूलतें कम होती हैं उतनी आपके पास ना जस्तजू स्ट्रगल करने की ना वो ज़्यादा विल होती है। और जिस बंदे के अंदर ये वाला उसके अंदर मौजूद हो, शौक़ और जज्बा हो, वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये आपकी ऑब्जर्वेशन? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ये है कि देखें, बात ये है कि अपने बच्चों को देखें, हम तो एक तो ज़ाहिर सी बात है हर वालिदैन की कोशिश होती है कि जो उसकी औलाद है वो कुछ अचीवमेंट करे, लेकिन जिस तरह का हमारा आजकल एक तो सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। ये जो स्क्रीन है जी जी, इसने बच्चों को कैदी बना लिया बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ना इस सोशल मीडिया का रोल है। इसको कैसे हम बच्चों को अब ठीक कैसे करें? कम टू द पॉइंट। ठीक से मुराद ये, अल्लाह ना करे कि हम उनको कोई खुदा ना खास्ता मौला बख्श लेके पीछे पड़ जाएं। ये मजलूम है बच्चे, इनका कसूर कोई नहीं है। इनके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं कि हमने इन बच्चों की मदद करनी है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल। तो क्या उसके लिए मेरा ख्याल है, एक तो ये है कि जब इनकी हम स्कूलिंग और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनकी सिलेक्शन ठीक करें। और फिर इनका ये है कि आप वालिदैन तो रोल मॉडल होते हैं और मोस्टली बच्चे जो है ना अपने वालिदैन को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कई एक बच्चे नहीं भी करते हैं। तो एक तो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि भाई अगर आप ख़ुद अपनी चीज़ों को, डिसिप्लिन को, अपनी चीज़ों को सही करें, और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला ने बेसिकली ये गॉड ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला जिसके जहन में जो बात डाल देता है वो उसको मिल जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही है। मेरे दोस्त हैं, लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव, सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त हैं। ये 2 दोस्त मेरी लव लिस्ट में नंबर 1 हैं। एक डॉक्टर CM हनीफ और दूसरे अल-शफा हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान, जो कि जनाब सरदार अब्दुल मजीद साहब के घर के सामने घर है उनका, प्रिंसिपल भी रहे हैं। डॉक्टर CM हनीफ साहब ये कहते होते हैं कि अगर आपकी औलाद नेक निकल आए, फर्मा बरदार निकल आए, तालीम अच्छी हासिल कर ले, तो ये सिर्फ अल्लाह का फजल कर। एग्जैक्टली। इसमें मेरा ख्याल है कोई इतना इंसान तो हर एक कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही चीज़ें होती हैं। तो अब आप माशाल्लाह, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं सर? माशाल्लाह बेटा मेरा माशाल्लाह सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, 4th सेमेस्टर में। नाम क्या बच्चे का? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद भाई, बड़ा प्यारा नाम जी, मोहम्मद अहमद, दोनों नाम इकट्ठे हो गए। अच्छा। और ये नाम भी मैंने बेसिकली इसीलिए सोच के खुद ही रखा था। और बेटी जो है ना वो अनुषा मजीद है, वो अभी उसके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और दोनों ही मेडिकल में नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस में है। हम सोचते हैं एक डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही 2 पेशे हैं। दुनिया में कोई 2500 से ज़्यादा प्रोफेशन है, 2500 से ज़्यादा। हमने बच्चों में 2 में फंसाया हुआ है जी।
तो मेरे ख्याल से उनकी इंटरेस्ट देखनी चाहिए और उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो 2 बच्चे हैं टोटल आपके? जी, माशाल्लाह। आप ये बताएंगे, 1-2 बातें मैं करके क्लोज करूँगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जब मेडिकल कॉलेज बना था, मुजफ्फराबाद में बना, रावलकोट में बना, सब लोग बड़े खुश हुए कि गरीब आदमी का जो फ़ायदा इसमें ये था। मुझे डॉक्टर अमजद महमूद खान ही बताते होते थे कि अंसारी, ये जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं ना, एक हाउस ऑफिसर से लेके प्रोफेसर तक जब पेशेंट जाता है ना, तो उसकी हर बीमारी खंगाल के रख देते हैं, बिल्कुल उसको स्क्रीन कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, या रास्ते में कि फंसे हुए हैं? देखें, जो मेडिकल कॉलेजेस है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है। कई लोग इसको तनकीद भी करते हैं और ये उस वक्त की गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा फ़ैसला था, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस। चूँकि ये हमारी मेडिकल कॉलेजेस आज़ाद कश्मीर में नहीं थे और इसके ऊपर एक आध के ऊपर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था, तो उन्होंने 3 बना दिए। तो ये तो आपके फ्यूचर की डिमांड थी। अब ये है कि इसको संभालना चलाना, देखें स्ट्रक्चर है, कोशिश तो हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ हैं उसके अंदर। एक तो जो यंगस्टर्स आते हैं ना, जो सबसे बड़ी मैं चीज़ देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि पहले दिन से ही ना अपने कंसल्टेंट के लेवल पे पहुँचे, जो कि मुमकिन नहीं है। वो उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। आपने 36 घंटे स्टेट जॉब की, सोने का वक्त नहीं मिलता था, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो छोड़ें, रजिस्ट्रार की ज़िंदगी भी उस वक्त आपसे बहुत बेहतर होती थी। तो एक तो ये शॉर्टकट ना करें, और दूसरा ये अपने सीनियर के रिस्पेक्ट करें, और ये बच्चे नहीं करते। और तीसरी जो चीज़ मैं देखता हूँ, जो मुझे बड़ा दुख होता है, कि हमारे प्रोफेशन में डिटेरियरेशन तो बहुत ज़्यादा है, पेशेंट के साथ सिंसियरिटी बहुत कम हो गई है। और दूसरी जो चीज़ अप्रोच है वो मटेरियल अप्रोच है, और ज़्यादा ये इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर रिलाई करते हैं, क्लिनिकली कम देखते हैं। मैं इन्वेस्टिगेशंस में मैंने देखा है कि मुख्तलिफ माफियात होते हैं ना, यहाँ पे भी शैतान पॉइजन करता है। शैतान ने अल्लाह पाक से कहा था, जब अल्लाह ने उसको ऑर्डर किया कि यहाँ से निकल जाओ, मफ़हूम बनता है, उलमाए कराम बताते हैं, तो जब अल्लाह ने उसको क़यामत तक की मोहलत मांगी उसने, तो अल्लाह ने क़यामत तक की मोहलत दे दी अल्लाह पाक ने। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह तेरी बुजुर्गी की कसम, मैं तेरे इन इंसानों को, ये जो खलीफा जिसको आपने बनाया है, इसके दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, मैं इसको गुमराह करूँगा। अल्लाह पाक ने वहाँ पे उलमाए कराम बताते हैं, कहा मुझे मेरी बुजुर्गी की कसम, ये जब जब इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, मैं आखिरी सांस तक इनको माफ़ करूँगा। तो शैतान भड़काता है, जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। जी मादी वो मिलना वही है जो नसीब जी आपके नसीब में जो है वही। और दूसरी ये है कि देखें, हमेशा यकीन रखना चाहिए कि जो हक हलाल की रोज़ी है ना, इसमें बरकत बड़ी होती है, ये बरकत बैठी हुई है सामने। और दूसरा ये कि ये आपको ऐसे ऐसे चैनल से अल्लाह ताला आपकी मदद करता है कि आपके वहम ख्याल में नहीं होता। अगर आप अपनी नीयत ठीक रखेंगे तो आप देखें, एक तो अल्लाह के यहाँ बरी ज़िम्मे है, क़यामत वाले दिन आपकी पकड़ाई नहीं है। दूसरा, आपकी सेहत ठीक होगी, आपकी औलाद फरमा बरदार होगी, और आपको दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी देगा, और जो आपके नसीब में अल्लाह ने आपको देना ही देना है। तो नीयत अपनी ख़राब करके तो आप क्या करेंगे? आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी काम चोरी कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है ना लोगों को तकलीफ़ दे के तो उल्टा अपने लिए अजाब ख़रीद रहे हैं। तो आप अपने बच्चों से मुतमईन हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं तो यही कहता हूँ ना कि पेरेंट्स फरमा बरदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पता है कि हमारे वालिद ने जो है ना वो मुश्किलात देखी हुई हैं, और जी बिल्कुल उनको देखी हुई हैं। लेकिन ये है कि आपको पता है आजकल लंबी स्टोरी, बच्चे जो है ना, मैं एक दफ़ा इंटरव्यू जो है ना, चलें थोड़ा आमिर खान का इंटरव्यू देख रहा था। आमिर खान इंडिया में, हॉलीवुड में एक बड़ा नाम, तो उससे पहले मैं अक्सर बच्चों को बार बार कहता रहता था, तो मैं थोड़ा कभी कभार परेशान भी हो जाता था, डिसहार्ट की, जैसे आप कहते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, चूँकि वालिदैन कहते हैं वो वही वाला काम करें तो शायद मुमकिन नहीं होता। तो आमिर खान कहता है, भाई मुझे बाहर जाता हूँ तो हर कोई कहता है कि आप बताएं कि किस तरह करें, तो मेरे अपने बच्चे नहीं सुनते, मैं आपको क्या अच्छा, आपके आजकल जो प्रिंसिपल हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं FSC के, अब्बा जी भी उनके दोस्त हैं, फैसल बशीर साहब के वालिद साहब ख्वाजा बशीर साहब। चूँकि मेरे मामू भी DHO रहे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे, डॉक्टर अकरम चौधरी की जगह वो समझते थे कि यहाँ का DG बनना उनका इस्तेहकाक था, क्योंकि वो चंद दिन सीनियर थे, लेकिन बरादरी छोटी थी ना हमारी, तो इस वजह से गालबन सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने बड़ी बरादरी को शायद उन्होंने उसको किया, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों दोस्तों में बड़ी दोस्ती रही। अकरम साहब से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, अल्लाह पाक मरहूम का वो जान अच्छा करे। तो डॉक्टर अंसारी के ख़ानदान के होने की वजह से मुझे डॉक्टर्स का थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे वो, आप भी मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पर आजकल फैसल बशीर मेरे क्लास फेलो हैं, FSC ने इकट्ठे की, प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर सरदार आमिर अजीज़ साहब हमारे टीचिंग हॉस्पिटल के MS हैं,
ये सरदार आप वाले सरदार नहीं है, ये मुग़ल हैं। ये वो वाले मुग़ल हैं कि जिन्होंने 300 साल यहाँ पे मुग़ल डायनेस्टी ने पूरे यहाँ पे बड़े सगीर में हुकूमत की, और हमारे बड़े बड़े जो ओहदे हैं पाकिस्तान के उन पे भी मुग़ल्स मौजूद हैं। मैं आपको जनरल नॉलेज के तौर पे बताता जाऊँ कि हमारे आजकल के जो DGMI हैं ये भी मुग़ल फैमिली से हैं, और गालबन सरदार आमिर अजीज़ साहब के करीबी अजीज़ भी हैं। तो ये इन दोनों का तालमेल कैसा है आपस में, टीचिंग हॉस्पिटल के आमिर अजीज़ साहब? देखें, वो अपनी मैं समझता हूँ कि ज्यूरिसडिक्शन है। प्रिंसिपल साहब जो है ना, मेनली तो मेडिकल कॉलेज है, उनकी टीचिंग चीज़ों को साथ देखते हैं, और MS साहब तो आपको पता है कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा, वहाँ पे इतना 15 स्पेशलिटीज़ हैं, उनको चीज़ें तो अपनी अपनी जगह दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, अच्छी हो रही है। देखें, अपनी तरफ से बंदा कोशिश ही कर सकता है। पहले एक रिफ्ट होती थी मियाँ रशीद साहब के दौर में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, दोनों की वर्किंग रिलेशन अच्छी है, समझदार हैं। प्रोफेसर मियाँ रशीद साहब, डॉक्टर इमरान आज़म भट्ट साहब, डॉक्टर अमजद साहब और ये चौथे प्रिंसिपल, ये सारे अच्छे लोग रहे, सारे ही अच्छे हैं। देखें, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है, सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, हर बंदा अपने एंगल से देखता है। मैं तो हमेशा इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, और ये सारे ही बहुत अच्छा पहले भी कर रहे थे, जो पहले जो नाम अपने लिए हैं, और अभी ये जो दोनों अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप फुल मार्क्स देते हैं? जी मैं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात, एक डॉक्टर गिरफ्तार हो, एक मसीहा के ऊपर कोई आके हमला कर दे, कोई आके उसको लेडी डॉक्टर को गालियाँ दे दे, मेरे कानों को ये सुन के मैं लर्ज़ जाता हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि मैंने डॉक्टर GM पिरज़ादा, उनकी रिस्पेक्ट देखी है। वो मेरे दोस्त थे, वो मुझे अपने सिगरेट से अपनी डब्बी से सिगरेट पिलाते थे। तो मेरे एक सीनियर ने जब देखा, जब मैं एक कंपनी में था, तो वो कहने लगे, यार तुम्हारे साथ इतना प्यार करते हैं। मैंने कहा जी मुझे क्या पता क्या प्यार करते हैं। कहने लगे, जो आर्मी के डॉक्टर होते हैं ना, कैप्टन रिटायर्ड थे, आर्मी के डॉक्टर किसी को अपने पैकेट से जो सिगरेट देते हैं वो उसको अपना दोस्त समझते हैं। तो मैंने वो रिस्पेक्ट देखी हुई है। आजकल देखता हूँ तो सरकारी अस्पताल में आके कोई डॉक्टर को मार जाता है, कोई लेडी डॉक्टर को गालियाँ दे जाता है, नर्सिस के ऊपर उल्टी सीधी बातें कर जाता है। डॉक्टर साहब इसमें देखें, इसमें एक तो मैं ये कहूँगा कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मीडिया, नो डाउट उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, और वो पॉजिटिव चीज़ों को बिल्कुल उनको हाईलाइट, और जहाँ पे कमी पेशी देखते हैं उनका करना भी चाहिए, करते भी हैं। मगर कई दफ़ा वो ऐसी चीज़ें भी एक्सजरेट करके सोसाइटी के अंदर गलत इमेज जो है ना, या गलत चीज़, गलत खबर को वो कर देते हैं, जिससे सोसाइटी के अंदर इंटॉलरेंस, वैसे भी हमारी सोसाइटी में ना इंटॉलरेंस हो गई है, अदम बर्दाश्त है, और वो हर चीज़ जो है ना वो समझते हैं। चूँकि हमारी जो मेडिकल की फील्ड है ना, इसमें अपने अपने शोबे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, क्लिनिकल साइड अलग है, टीचिंग अलग है। लेकिन एक आम बंदी, एक आदमी को ये नहीं पता होता कि भाई ये जो डॉक्टर है ना, इसकी अपनी असल में जॉब क्या है। वो हर चीज़ को डॉक्टर को ही समझता है। यहाँ मैं इंटरप्ट करूँगा, हमारे मुल्क में एक फ़ैशन बन गया है, ये मेरा सेल्फ मेड जुमला है, कि सियासतदान, इंतज़ामिया, पुलिस, डॉक्टर और अमेरिका, इन पांच को गाली दे के पब्लिक समझती है हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, हमारा जो काम है वो हम नहीं करना। जी एग्जैक्ट ऐसे ही है, बिल्कुल यही वाली टेंडर पॉइंट्स हैं, ये ऐसी बात है। और दूसरी जाहिर सी बात है, कई दफ़ा कमी बेशी गलतियाँ भी होती हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें इश्यूज भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं ये समझता हूँ मीडिया एहतियात करें, और माशरे के अंदर ये जो चीज़ है ना, बेसिकली जो बर्दाश्त है ना, ये जो ख़त्म हो गई है ना, उसको करना पड़ेगा। चूँकि देखें, मेरे एक दिन के अंदर ये 2 वे ट्रैफिक है डॉक्टर साहब, कि डॉक्टर्स भी मरीज़ की काउंसलिंग करें। अगर काउंसलिंग दुरुस्त होगी, मरीज़ कभी गुस्से में नहीं आएगा, मरीज़ के लोआइकीन कभी शीशे नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक आपको बड़ी टेक्निकल बात बताता हूँ। जी प्लीज़। देखें, एक स्पेशलिस्ट 20 पेशेंट से ऊपर वो इंसाफ नहीं कर सकता, बस हो जाती है। और मेरे एक दिन के अंदर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि एक दिन में 100+ अल्ट्रासाउंड करता हूँ, एक्सरे की रिपोर्टिंग है, पढ़ाना भी होता है सरकारी हॉस्पिटल में, और सरकारी अस्पताल। और कोई भी स्पेशलिटी ऐसे नहीं है, सर्जन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, गायनी है, पीड्स है, ENT है, सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, वो इतने ही नंबर ऑफ पेशेंट देख रहा है, वो इंसाफ नहीं कर सकता। डॉक्टर्स को अगर हुकूमत, मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी हुकूमत जब डॉक्टर को GDP का ज़्यादा हिस्सा सेहत के लिए देगी ना, तो वहाँ पे अद्वियात भी मिलेंगी मरीज़ों को मुफ्त, वहाँ पे उनके लिए जो ये डायग्नोस्टिक्स करते हैं,
सीटी स्कैन से लेके मैं नाम बहुत सी मशीनों को लेना शुरू करूं तो एक एक मशीन अरब अरब रुपए की भी है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, जितना पैसा हुकूमत सेहत के शोबे के लिए एलोकेट करेगी ये उतना ज़्यादा बेहतर उन मशीनों की मदद से, उन तमाम फैसिलिटीज़ की मदद से इलाज कर सकेंगे। लेकिन जब हुकूमत नहीं देती, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जब हुकूमत वो चीज़ें नहीं देती, जब ये हैंडीकैप होते हैं, मरीज़ बजाय इसके कि इस बात को समझे कि हुकूमत जिसको अपने वोट से उन्होंने सिलेक्ट किया है उससे जाके बात करें, अपने लेजिस्लेटर से कहें, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें, अपने प्रेसिडेंट से कहें, वज़ीर सेहत से कहें कि आपने जनाब वोट लिया था तो डॉक्टर साहब को ये चीज़ें दीजिए आप, ताकि वो हमारा इलाज कर सकें। लोग उल्टा डॉक्टर के वहाँ पे उसको बुरी बात भी करते हैं, शीशे भी तोड़ते हैं। मुजफ्फराबाद में जैसे तोड़े, मीरपुर में जैसे लेडी डॉक्टर नर्सिस के ऊपर हमला भी किया, उनको मारा भी। डॉक्टर साहब मैं गलत कर रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस मैं बिल्कुल इसमें ये एक चीज़ ऐड करनी है कि इक्विपमेंट भी कोशिश करती है गवर्नमेंट, उसमें आ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स हमारी जो स्पेशलिस्ट की है ना वो HR उतना ही है। देखें टीचिंग हॉस्पिटल बन गए हैं, आज से जितने 70 साल पहले थी ना, हमने HR पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, लेकिन हमने अपना जो स्टाफ था ना वो उतना ही है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लगा दिया डिविजनल हेडक्वार्टर, टीचिंग स्टाफ उतना ही है, स्टाफ उतना ही है, HR उतना ही है। मुझे बताएं कि वही बंदा पहले जब 30-40 मरीज देखता था, अब 150-200 हर स्पेशलिटी के अंदर, वो इंसाफ कैसे कर सकता है? वसाइल के अंदर। जी जी, उन्हीं वसाइल के अंदर। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये टेक्निकल इशू है। देखिए मुझे पता हो कि मैंने 20 पेशेंट को आज करना है ना, मैं काउंसलिंग भी करूंगा, उसके सवालों के जवाब भी दूंगा मुतमईन। मुझे ये पता हो कि मैंने 150 पेशेंट देखना है, तो मुझे बताएं कि मैं उसी स्पीड से काम करूंगा ना। मेरा एनवायरनमेंट बैठने का किस तरह का है, वहाँ देखने के क्या हालात हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पेशेंट अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह मजबूर है, लेकिन इन चीज़ें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या आप जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो काफ़ी है कि उस पेशेंट को। जहाँ से आपने स्पेशलाइज की ट्रेनिंग की, आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग थे? हमारे डिपार्टमेंट में अराउंड 40 थे, और एक दिन के अंदर 40 अल्ट्रासाउंड होते थे, वो भी अपॉइंटमेंट मिलती थी। हमारे यहाँ किसी को कह दें कि अपॉइंटमेंट दे दें तो वो या तो चला जाएगा एमएस साहब के पास। यहाँ आपके पास कितने? हमारे पास हम दो रेडियोलॉजिस्ट हैं। वहाँ 40 डॉक्टर थे पिम्स में, 40 अल्ट्रासाउंड करते थे, 40 अल्ट्रासाउंड, हर बंदा एक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और आप यहाँ पे 2 हैं, कितने करते हैं रोजाना? 100 प्लस। मैं यहीं पे बस ख़त्म करूँ, आखिरी बात है, क्या एक डॉक्टर को सियासी होना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरदार वाजिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं मेहमान भी बना था रावलाकोट गाजियों शहीदों की सरजमीन में। उन्होंने, भाभी ने बड़ा अच्छा मेरी फैमिली का खाना किया था, बड़ी मेहरबानी वाजिद भाई। यहाँ पे PMA के मीरपुर के सदर हैं जनाब डॉक्टर राजा एजाज साहब, मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। पीमा यहाँ पे एक तंजीम है, उसके मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जहांगीर साहब, उसके प्रेसिडेंट हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर सिकंदर आजम साहब हैं। यहाँ पे IDF इंसाफ डॉक्टर फोरम भी है, जो कि एक सियासी तंजीम PTI का आगे विंग है। क्या डॉक्टर्स की, या YD भी है यहाँ पे, अहमद नईम कियानी साहब गालबन उसके सदर रहे हैं, क्या डॉक्टर्स की ये मुख्तलिफ तंजीमें बना के डॉक्टर्स की पावर कुछ कम नहीं होगी इससे? देखिए पहली बात है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ को डॉक्टर्स को सियासत में नहीं आना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना उसके विंग नहीं बनना, मैं इसके खिलाफ 100% आप मैं खिलाफ हूँ। तो पीमा भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, जो पीमा अलग है, पीमा सियासी विंग है जमात इस्लामी। हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो भी एक सियासी विंग है, सियासी विंग है, और उसके ज़रिए वो अच्छा खासा मुझे लेकिन उनको वो रिलीफ देखें, उनका काम बड़ा है। नहीं देखिए रिलीफ की बात ना करें, रिलीफ IDF वो दे रही है। आपने सिंपल बात कर दी है, यार्ड स्टिक सबके लिए एक होती है, आपके लिए यार्ड स्टिक 12 इंच बेसिकली मैं खिलाफ, मैं पर्सनली खिलाफ। डॉक्टर्स को गैर सियासी होना चाहिए, प्रोफेशनल जो है ना जी, प्रोफेशनल। देखें आप यही वाला काम डिलीवर कर सकते हैं किसी और तरीके से, जब आप किसी तंजीम के अंडर अम्ब्रेला करेंगे ना, तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे, और वो उसके सियासी नजरियात उस तंजीम के किसी न किसी फॉर्म में जी उससे बेहतर है। ये PMA डिफरेंट है। PMA क्या है? PMA देखें, ये डॉक्टर्स की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विंग नहीं है ये। लेकिन आजकल इसी तरह YDA भी है, मैं समझता हूँ YDA भी ठीक है। YDA और PMA होनी चाहिए, डॉक्टर साहब का ख्याल है। बाकी सियासी तंजीमों को, चाहे वो पीमा है, चाहे IDF है, चाहे कोई भी है,
उनको अपने विंग्स नहीं बनाने चाहिए बकौल डॉक्टर साहब के। जी, हर बंदे के अपने ख्यालात हैं। मैं ये समझता हूँ कि उससे फिर ये है कि आप चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। बेसिकली PMA और YDA जो है ना, ये जो डॉक्टर्स के मसाइल हैं, देखें सर्विंग जो डॉक्टर्स होते हैं उनके मसाइल हैं। एक प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म एक आपकी बॉडी जाके कहीं प्रेजेंट करती है, सारे डॉक्टर्स तो नहीं जाते ना, एक पुल है। हाँ, वो जाके नेगोशिएशन करते हैं, हायर अथॉरिटीज से मिलते हैं, उनको अपनी जो मुश्किलात हैं बताते हैं। गवर्नमेंट भी उनके साथ कंफर्ट होती है कि यार ये चीज़ें आप अपने इंडिविजुअल हर बंदा जाएगा कि अफरा तफरी भरेगी। तो बेसिकली ये गॉट द पॉइंट, ये बिल्कुल बात कर दी आपने। आज के इस प्रोग्राम से मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं 4 दिन पहले सरदार मसूद खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इन्हीं की धरती से तल्लक है उनका, और मेरे करीबी तरीन सियासी दोस्तों में से एक दोस्त सरदार खालिद इब्राहिम खान मरहूम, उनके वो रिश्ते में भांजे भतीजे लगते थे। और मैंने हंस के इंटरव्यू करते हुए दर्जनों इंटरव्यू किए, सैकड़ों इंटरव्यू किए खालिद इब्राहिम साहब से। मैंने कहा आप बड़े सख्त चचा मियाँ या मामू मियाँ वाक़या हुए हैं कि जब से आपकी जगह उन्हें सदर बनाया गया है, आपने उनसे कता तल्लकी कर ली। तो वो मुस्कराए बल्कि हंसे, कहने लगे रिश्ते में वो मेरे बिल्कुल भतीजे भांजे हैं और वो हमारा खूनी रिश्ता कायम है, लेकिन बात असूल की है कि पैराशूट के ज़रिए नहीं आना चाहिए किसी को। सियासी क़यादत को जो है मौका मिलना चाहिए कि वो सदर की, वज़ीर आज़म की इन ओहदों पे बैठें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरदार मसूद खान साहब का मैंने इंटरव्यू किया 3-4 दिन पहले। तो शुनीद है कि शायद आइंदा सदर आज़ाद कश्मीर का ओहदा उनको मिले, या उनको चीन में सफ़ीर मुकर्रर कर दें, या कहीं और बड़ी पोजीशन पे वो जाएं। तो वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे मस्क यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने जब बहुत मोटिवेट किया तो मैंने हाथ खड़ा किया और शेर सुनाया कि ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम आदमी को अर्श तक परवाज़ करना चाहिए, और जब जुम्बश में आ जाएँ परो बाले हयात, अर्श से परवाज़ का आगाज़ करना चाहिए। आज यही बात इन जैसी शख्सियत के अमल से और ज़िंदगी से साबित हुई। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, दुनिया का माल सब चीज़ें यही रह जाएंगी। ये 2 हाथ हैं, ये खाली हाथ लेके आए हैं, खाली हाथ लेके जाएंगे, साथ जाएंगे नेक अमल। और जिस चीज़ का कब्र में इंसान को फ़ायदा होगा, नेक सदका जारिया, आपकी औलाद, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। जैसे इनके अब्बा ने पत्थर उठा के, वज़नी पत्थर उठा के वो स्कूल बनाया जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये हैं हमारे रोल मॉडल्स। हाजी सलीम अलैहि रहमत जैसे लोग हैं हमारे रोल मॉडल। KIC बनाया, यहाँ पे डॉक्टर ताहिर साहब उनकी टीम डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खातर। ये हैं रोल मॉडल्स। आइए बच्चों की इल्यूजन्स क्लियर करें, बच्चों की कन्फ्यूजन क्लियर होगी, नमाज रोज़े की तरफ उनको लगाएंगे, हालात बेहतर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।